नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना और उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे पर आज हम चर्चा करेंगे। आज के सियासी एजेंडे में हम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों से तर ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना संक्रमण से गांव को बचाने के लिए क्या सावधानी रखनी होगी। हम जानेंगे यदि कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है और उसे कोरोना से मिलते जुलते लक्षण हैं उसमें तो उसे क्या करना चाहिए। हम ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि मौजूदा स्थिति में जहां अस्पताल हैं वहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं। गांव के प्रभावी जनप्रतिनिधि, निर्वाचित पंच प्रधानों की क्या भूमिका होना चाहिए। इन तमाम स्थितियों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है हमारे डायरेक्टर दीप कुमार जैन सर, वरिष्ठ चिकित्सक एवं प्राइवेट प्रैक्टिशनर डॉक्टर अतुल सक्सेना बांदा से हमारे साथ जुड़े हैं, और महोबा से के वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त तिवारी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले मैं डायरेक्टर सर आपके पास जाना चाहूँगा। सर, जिस तरह कोरोना ने शहरों में कहर मचाया और अब वो गाँव में पहुँच गया है, तो सर कहाँ चूक हो गई है। नमस्कार अनूप जी। जी मैं आपसे प्रश्न फिर से सुनना चाहूंगा। सर डॉक्टर सर, मेरा सवाल अभी हमारे डायरेक्टर सर से है, डॉक्टर सर से नहीं है। सर मैं फिर से सवाल दोहरा दूं डायरेक्टर सर आपसे कि शहरों में जो कोरोना का जो कहर था, अब वो कहर गाँव में भी पहुंच गया। कहाँ चूक हुई सर। दरअसल पहली लहर जो चली थी उसमें गांव में संक्रमण नहीं पहुंचा था, परंतु दूसरी लहर में गांव में संक्रमण काफी तेजी से पहुंचा। इसके दो कारण मेरे को स्पष्ट नजर आते हैं। एक तो यूपी में पंचायत चुनाव जिसमें प्रोटोकॉल का पालन ना के बराबर हुआ, और दूसरा जिस महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर और गुजरात बड़े शहरों से जो इंडस्ट्री वगैरह बंद हुई, तो उनके कारण लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन होने से गांव की तरफ लोगों का यूपी में पलायन हुआ। तो इसमें भी संक्रमण पहुंचने की ज्यादा उम्मीद हुई। जी वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त तिवारी जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। रामदत्त तिवारी जी। हाँ, बोल रहा हूँ। तिवारी सर, कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति है यूपी के गाँव में सर। देखिए, यूपी के गांव में स्थिति यह है कि जब शहरों की स्थिति नहीं संभल पाई तो देहात में तो स्थिति उससे विकट है, क्योंकि वहाँ संसाधनों का बहुत अभाव है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि उत्तर प्रदेश में संक्रमण के फैलने का सबसे बड़ा कारण निर्वाचन का न रोकना और निर्वाचन में अधिक सहभागिता होने से संक्रमण फैला है। लेकिन यह विषय इस समय विवाद का न होकर के संवाद का है। और ऐसी स्थिति में जिस प्रकार से वैक्सीन ही इसका एकमात्र इलाज है, उसी प्रकार से सोशल वैक्सीनिंग जो है, जिसमें मास्क लगाना है, अपना दूरी रखना है, आयोजनों को कम से कम आयोजित करना है और हाथ धोना है, ये 4 प्रकार की सोशल वैक्सीनिंग है। इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कोरोना का एक भय और भूत बहुत बड़ा खड़ा कर दिया गया है। उसको निर्भयता के एक इंजेक्शन देने की आवश्यकता है, समाज के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, समाज सेवियों के द्वारा और पत्रकारों के द्वारा और चैनल्स के द्वारा। तो एक निर्भयता का वातावरण दें कि किस प्रकार से आप निर्भय रहेंगे। जो पीपी किट्स हैं उनकी उपलब्धता जरूरत से ज्यादा देहातों में हो, ताकि जो जनसेवा करना चाहें उनको धारण करें और लोगों की सेवा निर्भयता पूर्वक करें। स्थिति विस्फोटक है, लेकिन अभी भी नियंत्रण में है। अगर सब लोग जागरूक होकर के कुछ करते हैं सर। मैं सर ये जानना चाहूंगा कि जो अभी यूपी में जो संक्रमित मिल रहे हैं उसमें गांवों की दर क्या है सर। कितना प्रतिशत गांव में मिल रहा है पेशेंट। इस समय गांवों की प्रतिशत बहुत ज्यादा है, लेकिन टेस्टिंग बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है। उतने संसाधन नहीं है, लिहाजा सीधा कह दिया गया है कि लक्षण आधारित इलाज किया जाए। चलिए डॉक्टर अतुल सक्सेना सर, अब सवाल आपसे है। सर, शहरों में तो आप जैसे चिकित्सक हैं, जहां छोटे से भी लक्षण आते हैं कोरोना जैसे, तो मरीज तत्काल आपके पास पहुंच जाता है और कंट्रोल हो जाता है। लेकिन सर गांव में तो डॉक्टर भी नहीं है। किस तरह की सजगता रखनी चाहिए सर वहां पे लोगों को। सर्वप्रथम तो मैं रामदत्त जी को नमस्कार कह रहा हूँ
और उनकी बात से सहमत हूं कि गांव में जो है इस समय स्थिति काफी विस्फोटक है। जी जी। और ये जो राजनीतिक जो उन्होंने बात कही वो भी अभी इस समय प्रश्न नहीं है, अभी संवाद करना है हमें, स्थिति बेहतर हो कैसे करना है। जी जी। और उनकी इस बात से भी सहमत हूँ कि कोरोना का भय बहुत बना दिया गया है। तो ये मैं खास तौर से कहना चाहूंगा जी जी। कि कोरोना में मृत्यु दर बहुत कम है। जी 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 बिल्कुल। हाँ, जो व्यक्ति बीमार पड़ता है, जिसको कोरोना होता है, उसका जीवन थोड़ा खतरे में आ सकता है, आ जाता है। जी जी। लेकिन रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आप लोगों का कि पिछली कोरोना जो पहली वेव थी, उसमें लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना और ये सब मेजर्स कम लिए थे, बहुत ही कम लिए थे, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसके बावजूद बचे थे। तो लोगों के अंदर एक ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि भाई हमको कोरोना नहीं होगा, हमको नहीं हो सकता। इस बार भी बहुत सारे लोगों ने मास्क नहीं लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी। इसकी वजह से गांवों में ये, क्योंकि दूसरा वाला जो वेव है, इसका जो विषाणु है, वायरस जो है, वो थोड़ा ज्यादा घातक है। इस वजह से अचानक से केस बढ़े। जी डॉक्टर साहब, मैं लोगों ने खास तौर से सतर्कता नहीं बरती, इस वजह से केस बढ़े। नहीं ठीक है डॉक्टर साहब, ये आपने अच्छी बात कही, लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि सर वहाँ डॉक्टर तो है नहीं है, तो ग्रामीणों को स्वयं में क्या स्टेप उठाना चाहिए प्रारंभिक तौर पे? डॉक्टर जब आएगा तब तक तो इलाज होगा, लेकिन जैसे ही कुछ लक्षण दिखते हैं तो क्या करना चाहिए सर? जी जी, मैं ये अपना जवाब जो देना चाहूंगा वो एक डॉक्टर की हैसियत से ही दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सर, डॉक्टर मैं दोहराना चाहता हूँ, इसमें कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं। जी बिल्कुल। सर्वप्रथम जो व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं, उनको गांव के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए अलग रहने की व्यवस्था की जाए, उनको आइसोलेशन में रखा जाए। बिल्कुल। वो सीधे अपने घर ना जाए। जी जी। दूसरा, सैनिटाइजर गांव में उपलब्ध आसानी से नहीं होगा, लेकिन साबुन हर व्यक्ति खरीद के अपने पास रख सकता है। जी जी। कुछ भी छूने से पहले अगर किसी ने स्पर्श कर लिया है, कुछ ऐसा जो सार्वजनिक है या दूसरे व्यक्ति ने स्पर्श किया है, तो साबुन से हाथ 20 सेकंड की जगह 25 सेकंड जरूर धोए। जी जी जी। और ये साबुन हर जगह उपलब्ध है। बिल्कुल सर। तीसरी चीज, यदि किसी व्यक्ति को बुखार, खांसी या जुकाम जैसी चीज होती है, तो ये मान के चलें कि उस व्यक्ति को कोरोना हो गया है, भले ही उसको कोरोना ना हुआ हो, और उसको आइसोलेशन में रखें। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना जांच के किसी को नहीं कहा जा सकता इस व्यक्ति को कोरोना है या नहीं। जी जी। उसको आइसोलेशन में रखा जाए। जी जी। गांव के प्रमुख व्यक्ति, ग्राम प्रधान, ये एक सुविधा दे सकते हैं कि 1 या 2 पल्स ऑक्सीमीटर ये खरीद लें, पूरे गांव के लिए काफी होगा। और एक बार सब लोगों का ऑक्सीजन लेवल चेक कर लें। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन SpO2 जो होता है, अगर 94 से ऊपर है तो कोई परेशानी की बात नहीं। उसके बाद जो व्यक्ति जिनको जरा भी लक्षण हो और जो आइसोलेशन में रखे गए हो, उनका पल्स ऑक्सीमीटर से चेक किया जा सकता है। और बस ध्यान रखें कि उससे पहले साबुन से हाथ धोएं, और उनका सबका उसका जो नोट करके रखा जा सकता है जिसका जीबी कम आ रहा है। जी रामदत्त तिवारी जी, डॉक्टर साहब ने जो एहतियात बताए हैं, वो क्या वैसी स्थितियां गाँव में हैं? नहीं, गांव में स्थितियां तो हैं, केवल स्थितियां हैं, साधन हैं, केवल उनको सही ढंग से नियोजित करने के कुछ लोग चाहिए। जो डॉक्टर साहब ने अभी बताया है, आइसोलेशन के लिए वहाँ पंचायत भवन है, इस समय छुट्टियां चल रही हैं, स्कूल खाली हैं, और बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं जहाँ पर लोगों को रखा जा सकता है, लेकिन उसको इनिशिएट करने वाले लोग चाहिए। समस्या यहाँ है सर, हमारा निगरानी तंत्र बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, दिक्कत यहाँ है, और उसके लिए जागरूक लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। सर आप पत्रकार हैं और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, संपादक स्तर पर रहे हैं आप, और हैं, मेरा वही जानना है आपसे कि गाँव में क्या व्यवस्थाएं हैं सर? सरकार या प्रशासन नहीं है, लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने मैं वही कह रहा हूँ सर, ऑक्सीमीटर खरीदने के लिए बहुत बड़ी बात नहीं, गांव पंचायत से खरीदा जा सकता है, ग्राम विकास विभाग भी खरीद सकता है, आशा बहुएं हैं, बहुत सा सिस्टम तो बहुत है। उस सिस्टम को एक सिस्टम में पिरोना है,
और उसके लिए किसी को हर गांव में इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आपने तो कह दिया, आपने जो कहा वो सही बात है, लेकिन मैं जानना चाहता था कि प्रशासन और शासन ने क्या व्यवस्था की है, ये जानना चाहता हूं। देखिए, शासन और इसमें हम जाएंगे तो लंबा बात हो जाएगा। सही बात यह है कि ये वेव इतना बड़ा है कि इसमें जो भी व्यवस्था होती वो फेल हो जाती। और जागरूक समाज के अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि चाहे जितना बड़ा संकट आ जाए, वो उस संकट के लिए तात्कालिक बुद्धि से, तात्कालिक निर्णय से उस पर निर्णय लेने। इसके लिए हमने समाज को तैयार नहीं किया। हाँ, यही सवाल, यही मैं वही कह रहा था सर। वही मैं कह रहा हूँ सर, अगर प्रशासन और शासन की बात करेंगे, तंत्र की बात करेंगे, तो फिर वो नेगेटिव। आज हमारा उद्देश्य है कि हम केवल सकारात्मक बात करें। लेकिन सर जो प्रशासन तंत्र है, जो जनता है, गांव की जनता भोली भाली जनता है। वहां पे शिक्षा का भी स्तर इतना बड़ा नहीं है, ज्यादा नहीं है। वो तो गांव से जो लोग पलायन करके काफी प्रतिशत प्रवासी मजदूरों का रहता है, जो कमाने खाने के लिए गांव बाहर निकल जाते हैं। अब जब विपत्ति तब गांव में आए, उनको इन सब चीजों की कहाँ है, वो क्या जाने ऑक्सीमीटर क्या होता है, वो क्या जाने, वो तो नहीं जानते। लेकिन हर गांव में आज ग्रेजुएशन के लोग मिल जाएंगे, ग्रेजुएट लोग मिल जाएंगे। तो सर इसके लिए कम से कम जो सरकार है, विपक्ष है, जो जनप्रतिनिधि है, और छोड़े सर पंच हैं, सर प्रधान है जो अभी नए निर्वाचित, उनकी जिम्मेदारी होना चाहिए सर। हाँ, बिल्कुल जिम्मेदारी है। वही मैं कह रहा हूँ कि इसको पिरोने के लिए कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा। और ये स्वप्रेरणा से होता है। आपके कहने से कोई नहीं जाने वाला, हमारे कहने से कोई नहीं जाने वाला। इसके लिए एक अंतः प्रेरणा होती है। एक सवाल का आप देख रहे हैं, मीडिया में आ रहा है, जहाँ अंतः प्रेरणा से लोग कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। बिल्कुल तिवारी जी, मैं एक सवाल का जवाब आपसे भी चाहूंगा और डॉक्टर साहब से भी चाहूंगा। हमारे डॉक्टर साहब से एक सवाल है सर, गांव में, डॉक्टर साहब है दीप कुमार जैन साहब से, सर गांव में जो क्या है, डॉक्टर तो रहते नहीं हैं, तो जो जनता है वो नीम हकीम और जो झोला छाप जिनको कहते हैं उन पे भरोसे रहती है सर। उन्हें क्या ABCD, कोरोना के बारे में वो ABCD नहीं जानते, तो सर क्या करेगी जनता, क्या करना चाहिए गाँव की जनता को सर? दरअसल क्या है, इस देश की विडंबना है ऐसी कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी गाँव का विकास और गांव की स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरीके से होना चाहिए थी उस तरीके से नहीं हो पाई हैं। तो लोग बाग सर्दी जुकाम हल्का सा बुखार हुआ तो वो झोला छाप डॉक्टरों की आबादी इतनी बढ़ गई है गांव में कि उन्हीं के भरोसे उनका इलाज चलता रहता है। यदि सरकार इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दे और इस समय भी यदि चेत जाए तो उसके लिए वो मेडिकल स्टूडेंटों को भी लगा के, जैसा कि घोषणा कई बार हो चुकी है, तो कुछ व्यवस्थाएं सुधर सकती हैं। तिवारी साहब, तिवारी जी, रामदत्त तिवारी साहब, डॉक्टर सर, डाटा तुल सक्सेना सर, आवाज, रामदत्त तिवारी साहब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या? हाँ सुन रहा हूँ, बोले सर मेरा, आपने डॉक्टर साहब का जवाब सुना होगा। मेरा वही सवाल आपसे है कि गांव की आबादी नीम हकीम और झोला छाप डॉक्टरों पर निर्भर है सर, और ये कुछ नहीं जानते, ये केवल पैरासीटामोल देना जानते हैं, ये ग्लूकोज का बोतल चढ़ाना जानते हैं। जुकाम और हल्का बुखार हुआ तो अपने यहाँ लिटा लेंगे, खटिया में ड्रिप चढ़ा देंगे, यही जानते हैं। उन्हें कोरोना और कोरोना के बारे में जानकारी नहीं है सर। अगर क्षमा करें, कोरोना के विषय में जानकारी पूरे विश्व को बहुत कम है जी। लक्षण आधारित ट्रीटमेंट ही शुरू किया गया। शुरू में प्रयोग किए गए, उस प्रयोग में बहुत से लोग चले गए, डॉक्टर्स भी चले गए। तो वो झोला छाप डॉक्टर जिनको हम अभी तक प्रशासनिक चाबुक मारते रहे हैं, कुछ भी है वो कम से कम सीना तान के आगे तो आ रहे हैं। ये समाज का और शासन का और प्रशासन का भी दायित्व है कि ऐसे लोग जो इस पेशे में हैं, किन्हीं कारणों से उनको हम प्रशिक्षित कर लें ताकि ऐसी आपदाओं के समय पर उनका रचनात्मक उपयोग कर सकें। सर मैं आपकी बात से थोड़ा सा इतर बात कर रहा हूँ मैं सर। जो डॉक्टर जो किसी कंपाउंडर था, कहीं गांव में किसी हकीम के यहाँ काम करता था, और वो आज एलोपैथिक दवाई दे रहा है, करने लगा है और पेशेंटों को देख रहा है सर, अपन उनसे कैसे उम्मीद करें? वो क्या जानेगा सर टाइफाइड के? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल यथार्थ यही है, चित्र यही है। लेकिन आप हमको बता दें कि जिन आशा बहुओं को आपने किट दी है, जिन RR टीम के लोगों ने आप दायित्व सौंपे हैं, वो कहाँ के प्रशिक्षित हैं? बिल्कुल सर, लेकिन उनको सिविल लगते हैं, उनको बताया जाता है सर, समझाया जाता है कि ये काम करना है, उनको बताना है कि आपके संज्ञान में मैं एक चीज लाना चाहता हूँ। सर बताइए कि कमिश्नर
चित्रकूट धाम मंडल जी, इनको एक रिपोर्ट मिली और एक ऑर्गेनाइजेशन की जिसमें कहा गया कि गांव में ये दुर्दशाएं हो रही हैं। जी जी, और एक रिपोर्ट प्रशासन की गई जिसमें ये कहा गया कि बिल्कुल स्वर्ग आ गया है, सबको दवाएं उपलब्ध हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल सब ठीक है। जब कमिश्नर ने तो कंट्रोवर्शियल चीजें पढ़ी तो उसके पास जो होम आइसोलेशन था देहातों में, उनमें से किसी को फोन कर दिया। जी जी, और जैसे ही फोन किया तो उसने अपनी पूरी गाथा बता दी कि ना हमारे पास कोई आशा बहू आई, ना कोई आर टीम आई, ना कोई आया, मेरे को ये हुआ तो मैं गया सरकारी अस्पताल, मुझको दूर से भगा दिया गया और एक पर्चा पे कह दिया गया सामने की दुकान से दवा खरीद लो। और मैंने खरीद ली। कमिश्नर ने दूसरे को फोन किया वही जवाब, तीसरे को फोन किया वही जवाब। तो ये जब स्थिति एक अधिकारी ईमानदारी से चाहे तो बैठ के छानबीन कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको सोच चाहिए। बिल्कुल, और फिर उसने पूरे तंत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सक्रिय किया। जी 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 सर, कई जगह स्थितियां ये हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र काफी दिनों तक खुलते नहीं हैं। जहां अस्पताल है वहां केवल वार्ड बॉय बैठता है और जाके देखता है। बिल्कुल यही दुर्दशा है, पर इस दुर्दशा का रोने के साथ निदान तो सरकार के पास है। लेकिन सर अब जब इतनी भयावह स्थिति हो गई, अगर आप करेंगे, अभी कुआं कैसे खोदा जा सकता है जब कोई प्यास लगी है सर? अभी तो पहले से इंतजाम होने चाहिए ना सर, पहले से। बिल्कुल होना चाहिए। डॉक्टर साहब आपसे सवाल है, डॉक्टर साहब आपसे सवाल। हमारे यहाँ कभी स्वास्थ्य जो है वो चुनाव का मुद्दा नहीं बना, इस वजह से आज स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल बहुत बेहतर बात कही डॉक्टर साहब आपने, तिवारी साहब। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल ये है आपसे कि जब आप लोग पढ़ते थे, डॉक्टरी करते थे, तो शायद मुझे जहां तक जानकारी है कि एग्रीमेंट किया जाता है कि अगर आप सरकारी नौकरी करने जाते हैं तो पहले गांव में आपको सेवाएं देनी होंगी, है ना? हाँ, वो तो अब भी है सर डॉक्टर जो होते भगवान का रूप है सर, है ना? तो सर क्या गांव में ज्यादा कमाने से अच्छा है कि वो शहरों में ज्यादा बड़े बड़े नर्सिंग होम में काम करने से बेहतर है सर? या अगर कुछ दिनों जो नए नए लड़के आ रहे कुछ दिनों अगर गांव में अगर वो सेवाएं दें तो इस तरह की जो आपदा आती है कम से कम इससे तो बचाया जा सकता है ग्रामीणों को ना? बिल्कुल बचाया जा सकता है। और जिनके अंदर जज्बात हैं वो देहात में रहते हैं, भले रात में घर में आ जाएं। जी जी, ये है तो इतना और नहीं है तो जिनके ऊपर राजनीतिक छतरियां हैं, तनी हुई हैं, आशीर्वाद हैं, हाँ। वो कहीं ड्यूटी पर भी नहीं जाते, ऐसे लोग भी हैं। सर एक डॉक्टर के हैसियत से आप क्या सलाह दे सकते हैं सर? क्या सरकार को क्या आप एडवाइस देना चाहते हैं सर? नहीं, सरकार को तो एडवाइस यही है कि हमेशा अलर्ट मोड में रहना चाहिए बीमारियों के लिए। महामारियां कह के नहीं आती हैं, दुश्वारियां कह के नहीं आती हैं, लेकिन हम उसके आदी नहीं हैं। हम हर चीज में सरकार के आदी हो गए। जनता को अपने प्राइवेट सेक्टर्स को भी मजबूत करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं रामदत्त तिवारी जी फिर से एक सवाल डायरेक्टर सर से पूछा हूँ, वो आपसे भी जवाब चाहूंगा सर। जिस तरह से कोरोना को लेकर शहरों में जागरूकता है, लोगों में प्रचार प्रसार है, टेलीविजन में सब कुछ, उतनी गाँव में नहीं है सर। गांव की स्थिति ऐसी नहीं है, तो क्या करना चाहिए सर? अभी तत्काल क्या करना चाहिए कि लोग समझ सकें कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या कहलाती है, आइसोलेशन क्या कहलाता है, मास्क क्या कहलाता है और साथ सैनिटाइजर क्या कहलाता है? इन सब चीज़ तो क्या कदम उठाने चाहिए दीप कुमार जैन साहब? ऐसा है कि गांव में जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जी और जो थोड़े पैसे वाले व्यक्ति हैं, उनकी एक टीम बनाना चाहिए। और टीम बना के पूरा का पूरा उनको एक ट्रेनिंग, इस आपदा के समय में जो विपत्ति आई हुई है उस समय उनको एक ट्रेनिंग दी जाए और ट्रेनिंग से उनसे लाभ होगा और वो गांव की जनता को समझाएंगे किस तरीके से अपन को सोशल स्टैंडिंग करना है, किस तरीके से आपको अपना, क्योंकि आइसोलेशन की सुविधा तो गांव में बहुत मुश्किल से हो पाएगी क्योंकि गांव में इतनी जगह तो नहीं। अभी तिवारी साहब ने कहा सर कि वहाँ पे स्कूल भी बंद पड़े, स्कूल है, पंचायत भवन है, कई व्यवस्थाएं हैं, सारी चीजें हैं, तो वो सारी सुविधा हो सकती है। मैं तिवारी साहब आपसे ही जवाब चाहूंगा इस संबंध में। जी नहीं, इसमें तो बड़ी सीधी सी बात ये है, देखिए कि जो आपने बताया है कि ये उनको जानकारी नहीं है, ये बात भी बहुत सही नहीं है। आजकल मोबाइल हर आदमी के पास है और वो हर एक चीज व्यवस्था से बिल्कुल उतना ही वाकिफ है जितना शहर का आदमी वाकिफ है और सब कुछ होती है। केवल इनिशिएटिव की बात है। जिन गाँव में लोगों ने इनिशिएटिव ले लिया वहाँ स्थिति नियंत्रण में है। नहीं तो ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा सर? जिम्मेदारी मैंने पहले भी कहा कि ये अंतः प्रेरणा से अपने आप आती है सर। ठीक है, और लेकिन वो उन्हीं को आएगी जो सक्षम भी होंगे, जिनके अंदर संवेदना होगी। सर वहाँ का जो लिविंग स्टेटस है आप भी जानते हैं, सब पूरी दुनिया जानती है, गांव की स्थिति क्या है,
सुबह आदमी गांव खेत निकल जाता है, देर रात शाम को आता है, उसे अपने बच्चों से, अपने परिवार में किसको बुखार से कोई लेना देना नहीं रहता है सर। ये सारी तो रह रहा है। चलिए सर, मानते हैं आपकी बात। डॉक्टर साहब आपसे सवाल करना चाहूँगा मैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ऑक्सीजन लेवल घटता है सर और बुखार जैसे लक्षण आते हैं सर, तो उसमें अगर व्यवस्था नहीं है, चिकित्सीय सुविधाएं वहाँ उपलब्ध नहीं है, तो आम जनता को या ग्रामीणों को या जो पीड़ित है, संक्रमित है, उसे क्या स्टेप उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए तात्कालिक कारणों? जी सर्वप्रथम मैं एक बात अपनी कहना चाहूंगा जी। श्री रामदत्त जी को साधुवाद जी, जो उन्होंने ये बात कही कि झोला छाप डॉक्टर जो तथाकथित हैं उनको कुछ ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि वो बेहतर काम कर सके। मेरा भी यही मानना है जी, जी। कि आपदा के समय जो नेटवर्क है वो उनका ही आपको बना बनाया मिलेगा। जी जी। अच्छा, दूसरा आपने जो ये प्रश्न पूछा कि इसमें क्या किया जा सकता है, सर्वप्रथम अगर आप ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हैं और 90 से नीचे आ रहा है, 90 और 94 से नीचे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, और 90 से तक अगर पहुंच रहा है, 90 या 89 तक आ रहा है, तो तत्काल आपको किसी ना किसी डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा, कहीं पर ऐसी जगह पर ले जाना पड़ेगा जहां पर कि उसको भर्ती करके इलाज किया जा सके। लेकिन अगर 90 से नीचे नहीं जा रहा है तो एक सिस्टम है प्रोनिंग, पेट के बल लिटा करके उसमें सांस ली जाती है, जो रोगी को लिटाया जाता है, जिससे उसका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर इससे बढ़ जाता है तो उसको आधे घंटे 1 घंटे प्रोनिंग करा करके फिर सीधे या करवट से लिटवा दें, फिर चेक करें। इस पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए एक वीडियो भी एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उन्होंने डाला हुआ है, अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको भी आपके पास आपने पहले पूर्व में भेजा है और हम लगातार उसको दिखा रहे हैं, हर बुलेटिन के बाद हम उसको दिखाते हैं सर, जागरूकता के लिए के हिसाब से हम लगातार दिखा रहे हैं सर उसमें। जी जी सर। और एक चीज जी 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 जी, इसके अलावा एक और भी वीडियो मैंने भेजा है कि यदि लोग कोई रोगी है घर में भी और अस्पताल में भी, अस्पताल में डॉक्टर की परमिशन से एक उल्टे लेट करके घुटने को बल सर को नीचे झुका करके खांसने का एक वीडियो भेजा है, उससे भी बलगम जो अंदर जमा होता है आसानी से निकलता है। और इसका भी उपयोग करेंगे बढ़ाने में थोड़ा सहायता। तिवारी जी, आप बिल्कुल अंतिम में एक समय की इलाज हमें अलाउ नहीं कर रहा है कि हम ज़्यादा आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहता हूं सर। इस समय शादियों का सीजन है और सर वहां गांव में क्या स्थिति है, मैं ये जानना चाहता हूं सर। देखिए, गांव में स्थिति शादियों को लेकर के बहुत अच्छी नहीं है जी। जिस प्रकार की डिस्टेंसिंग और जिस प्रकार की गैदरिंग में दूरी होना चाहिए बिल्कुल नहीं हो पा रही है, और उसके लिए कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा है। फोर्स भी आपके पास कम है, और या तो आप इस पीरियड में शादी को बिल्कुल रोक दीजिए कुछ दिन के लिए जब तक पीक है, इसके अलावा और कोई विकल्प है नहीं सर। वही तो मैं कह रहा था, वही मैंने ये कहा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को अगुआ बनना चाहिए, बनना पड़ेगा। आप कह रहे थे कि वो जागरूकता है निश्चित तौर पे गांव बेहतर हुए हैं। नहीं, जो सेंस आपने कही तो उसकी जागरूकता कह रहा हूँ। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, डिस्टेंसिंग ये पार्ट है सर, बिल्कुल नहीं है सर। ये वही मैं कह रहा हूँ सर, ये पार्ट है। अभी पंचायत चुनाव हुए थे सर, किस तरह की गैदरिंग आपने खुद देखी, आपने खुद जानकारी भेजी होगी सर, क्या स्थिति है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इस मामले में जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं या जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं या प्रशासन और शासन तंत्र है, उसको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी सर। आप तीनों मेहमानों ने हमें समय दिया, एक अच्छी सार्थक चर्चा हुई। आप दोनों तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम कल फिर से एक नए पैनल के साथ नए विषय को लेकर आपसे फिर से रूबरू होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।